ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो फिटर थ्योरी की हमारी क्लासेस चल रही थी आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए, उसका क्लास 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहले इससे पहले जो आपका पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 9 तक के उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग इसको देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, आपको मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा, www.globalit.org जो वेबसाइट लिखी हुई वहां पे विजिट करेंगे, बिल्कुल आसानी से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट भी आप बिल्कुल फ्री में दे पाएंगे। कैसे? देखिए, जैसे आप वेबसाइट ओपन करेंगे फ्रंट पेज पे आपको यही देखने को मिलेगा। पहला ही टैब है आईटीआई एनईएमई मॉक टेस्ट और दूसरा है क्वेश्चन पीडीएफ। इस पे क्लिक करके टेस्ट दे सकते हैं, इस पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीटी एग्जाम क्वेश्चन पेपर, इस पे क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करना थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। आप अपने मोबाइल फोन के गूगल में सर्च कीजिएगा ग्लोबल आईटी, पहली वेबसाइट मिल जाएगी globalit.org के नाम से। इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करेंगे नया टैब कुछ इस तरह से ओपन होगा। ऐसा कुछ आए तो यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, नीचे हल्का स्लाइड करेंगे, जो ऑप्शंस मैं आपको दिखाया था सारे ऑप्शंस आपके यहाँ सामने है। ठीक है, आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, पीडीएफ वाले क्लिक कर लीजिए, क्लिक करेंगे नीचे को स्लाइड करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिशियन का पीडीएफ चाहिए, फिटर का चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का चाहिए, वर्कशॉप कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग। आपको फिटर चाहिए, फिटर वाले क्लिक कर लीजिए, नीचे को स्लाइड कीजिए। अब पूछेगा भाई फर्स्ट ईयर वाला चाहिए कि सेकंड ईयर वाला चाहिए, सेकंड ईयर का चाहिए, सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए, फिर नीचे स्लाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आपको तो सारी आपको एक जगह इकट्ठा मिल जाएगा। पार्ट 1 से पार्ट 10 में सारी पीडीएफ आपकी अपलोड है, सारे क्वेश्चन यहीं पे मिल जाएंगे, जो भी आपको डाउनलोड करना है। पार्ट 4 चाहिए, पार्ट 4 पे क्लिक कर लीजिए। देखिए यहाँ पे आपके सामने डाउनलोड हो गया। ठीक है, तो बड़ा आसानी से डाउनलोड हो जाता है। प्लस अगर आपको टेस्ट देना है तो जहां हम लोग होम पेज पे थे वहीं पर आपको कुछ नहीं करना था। पहला ही टैब था हमारा ना आईटीआई एनईएमई मॉक टेस्ट, आपको इस पर क्लिक कर लेना था। क्लिक करके नीचे जाते, फिर आपसे पूछता भाई किसका टेस्ट देना है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट ईयर है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकंड ईयर, इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर, इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयर, फिटर फर्स्ट ईयर, फिटर सेकंड ईयर। आप फिटर क्या है, फिटर वाले क्लिक कर लीजिए भाई, नीचे को स्लाइड कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपके पास टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 जो भी देना है उस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद फिर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, क्लिक कीजिए और नेक्स्ट कीजिए, क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। मतलब बहुत ही आसान है, बस इस तरह से करना है और करते जाना है। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने टेस्ट देने का तरीका, पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका भी बता दिया। अब हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ सामने दिख रहा होगा कि व्हाट इज द कैलिब्रेशन ग्रेड ऑफ स्लिप गेज। स्लिप गेज का कैलिब्रेशन ग्रेड क्या है। ठीक है, कैलिब्रेशन ग्रेड की बात कर रहा है, अंशांकन ग्रेड। दरअसल हमारा जो स्लिप गेज है वो 4 ग्रेडों में बांटा गया था, आप लोग जानते होंगे, हम लोग ये चीज पहले भी बात कर चुके हैं। फिर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे फिर भी बता देता हूं कि हमारा जो ग्रेड था ना कौन कौन सा है भाई। ग्रेड 0, फिर होता है हमारा क्या, ग्रेड 0, फिर आता है ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकेंड। ठीक है, ये 4 है हमारे पास, ग्रेड सेकेंड, फर्स्ट 0, 0, सेकेंड। ठीक है, अब इस पे देखा जाए ग्रेड 0 को, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेड 0 वाले को ही हम लोग कैलिब्रेशन ग्रेड कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कैलिब्रेशन ग्रेड। ठीक है, यह जो हमारा ग्रेड 0 है इसको हम लोग इंस्पेक्शन ग्रेड कहते हैं। इंस्पेक्शन ग्रेड, इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण करने से मतलब है। इस वाले को ग्रेड फर्स्ट को वर्कशॉप ग्रेड बोला जाता है, वर्कशॉप ग्रेड। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ज्यादातर आपके एग्जाम में आता है, वर्कशॉप ग्रेड। और जो लास्ट है यह नॉर्मल कामों के लिए यूज किया जाता है, साधारण वर्कशॉप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो यह जो हमारा है कैलिब्रेशन ग्रेड, यह जितने अन्य ग्रेड है, ग्रेड 0, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड, अन्य ग्रेडों की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है ग्रेड 0। मतलब आप कह सकते हो यह अन्य ग्रेड को चेक करने के लिए, अन्य ग्रेड को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अन्य ग्रेड के स्लिप गेज को ही चेक करेगा। ठीक है, ग्रेड 0 इंस्पेक्शन ग्रेड, नाम ही इंस्पेक्शन ग्रेड है, मतलब इसका निरीक्षण के उद्देश्य से, इंस्पेक्शन करने के उद्देश्य से इसका यूज किया जाएगा, निरीक्षण करने के उद्देश्य से। ठीक है, जो हमारा ग्रेड फर्स्ट है जिसे वर्कशॉप ग्रेड कहते हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमारा प्रिसीजन टूल रूम के लिए, मतलब जो सूक्ष्म मापी टूल होते हैं उनको चेक करने के लिए। किसको भाई, यहाँ पे ई होगा, अरे यार क्या है भाई, प्रिसीजन
टूल रूम के लिए, जो प्रिसीजन टूल होते हैं उनको चेक करने के लिए प्रिसीजन टूल रूम के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, लास्ट जो है हमारा ग्रेड सेकेंड, इसको हम लोग साधारण वर्कशॉप के लिए यूज करते हैं। वर्कशॉप के लिए, ठीक है। तो ये चारों चीजें हो गई, मेन आंकड़े, इसको ध्यान, प्रिसीजन टूल रूम वाला भी ध्यान रखिएगा, ये हमारे हो गए। लेकिन जो बीआईएस के अनुसार देखा जाए ना, तो उन्होंने 3 ही ग्रेड को संतुष्टि दिया है। किसको? ग्रेड 0 फर्स्ट सेकेंड, उन्होंने ग्रेड 0 नहीं लिया। बीआईएस के अनुसार अगर कभी पूछ ले तो उसके अनुसार इन तीनों ग्रेड की संतुष्टि दी गई है, ग्रेड 0, ग्रेड 1 और ग्रेड सेकेंड। चलिए, ये सारी चीजों को यहाँ पूछा क्या था, स्लिप गेज का कैलिब्रेशन ग्रेड कौन सा? भाई कैलिब्रेशन ग्रेड किसको कहते हैं? ग्रेड 0 वाले कहते हैं। ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको साइड में स्लिप गेज दिख रहा होगा, स्लिप गेज के ब्लॉक है हमारे। नेक्स्ट देख लीजिए, अगला कह रहा है प्रिसीजन। देखिए जो मैंने आपको बताया, प्रिसीजन टूल रूम के लिए हम लोग कौन सा किस ग्रेड का स्लिप गेज यूज करते हैं? तो कौन सा वाला स्लिप गेज होता है? कौन सा ग्रेड वाला? प्रिसीजन टूल रूम। देखिए ये हमारा कैलिब्रेशन ग्रेड हो गया, ये इंस्पेक्शन वाला हो गया, ये हमारा वर्कशॉप ग्रेड था जो प्रिसीजन के लिए यूज किया जा रहा था, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पीछे देखिए ग्रेड फर्स्ट ना, प्रिसीजन टूल रूम के लिए ग्रेड फर्स्ट, तो वही मैंने यहाँ पे सेम पीछे आ गया, एक क्वेश्चन सेम हो गया। आगे कह रहा है स्लिप गेज का उपयोग करने की विधि क्या है, या कौन सी विधि है? कह रहा है स्लिप गेज के द्वारा क्या किया जा रहा है। मैंने आपको इस टाइप की चीजें बताई है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को जो स्लिप गेज है दोनों को एक दूसरे के क्रॉस में रखते हैं, फिर घुमा करके सीधा करते हैं, फिर थोड़ा आगे ले जाते हैं, फिर वापस ले आते हैं। इससे क्या होता है, दोनों स्लिप गेज के सरफेस के बीच में जो एयर होती है वो वहां से हट जाती है, जिससे वहां पर वैक्यूम जनरेट हो जाता है और दोनों स्लिप गेज आपस में चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं। उसी को हम लोग रिंगिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रिंगिंग प्रोसेस। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, रिंगिंग प्रोसेस। ठीक है। स्लाइडिंग क्या होता है? जब दो पार्ट आपस में स्लाइड करते हैं तो स्लाइडिंग हो गया। यह जो आपका ग्लेजिंग और लोडिंग है, यह दोनों क्या है? तो यह दोनों हमारे ग्राइंडिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड भाई? ग्राइंडिंग से रिलेटेड है हमारा क्या? ग्लेजिंग और लोडिंग। ध्यान से समझिएगा क्या चीज है। हालांकि ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है ना, छोटे छोटे तीक्ष्ण धार वाले कई सारे अब्रेसिव पार्टिकल को आपस में बॉन्ड के द्वारा चिपका करके बाइंडर के द्वारा जोड़ करके बनाए जाते हैं। अब्रेसिव पार्टिकल प्लस बाइंडर में ये दोनों चीजें होती है। बाइंडर चिपकाने का काम करता है इन अब्रेसिव पार्टिकल का। तो इस तरह से कई सारे हमारे अब्रेसिव पार्टिकल को लेयर बाय लेयर जोड़ करके पूरा व्हील बना होता है। इसीलिए हमारा व्हील जो होता है, ग्राइंडिंग व्हील, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, सब पे वो सेम काम करता है। ठीक है। इसके ऊपर के दांते घिसते जाएंगे, या घिसेगा तो ये टूट के निकल जाएगा, फिर नए दांते आ जाएंगे। तो उस केस में क्या होता है कि नया दांता आ जाएगा, वो फिर वैसे ही कटाई करेगा जैसे स्टार्टिंग हो रहा था। इसलिए बार बार नए दांते आते जाते, इसलिए वो चाहे कितना भी छोटा हो जाए हमारा ग्राइंडिंग व्हील, नए की तरह हमेशा कटाई करता रहता है। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसका बाइंडर इतना मजबूत होता है ना कि ऊपर के दांते पूरा घिस जाते हैं। घिसने के बाद क्या होता है, पूरा घिस गया, दांता खराब हो गया और ये अपना स्थान नहीं छोड़ता है। क्या दांते घिस जाए मतलब अब्रेसिव पार्टिकल के कण घिस जाए, लेकिन वो अपना स्थान ना छोड़े। तो कोई भी पार्ट अगर बहुत ज्यादा घिस देते हैं आप, कोई चीज ज्यादा घिस जाता है तो क्या होता है, चमकने लगता है। मेटल को बहुत ज्यादा घिस देंगे तो क्या होगा, चमकने लगेगा ना। तो ये चीज यहाँ होता है कि यह जो अब्रेसिव पार्टिकल पूरा घिस जाता है और अपना स्थान नहीं छोड़ता है, उस केस पे इसकी सतह चमकदार दिखाई देने लगती है। उसी को ग्लेजिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लेजिंग बोला जाता है। लोडिंग क्या होता है? तो जब हम अब्रेसिव पार्टिकल जो हमारे हैं, जो ये हमारे ग्राइंडिंग व्हील के अब्रेसिव पार्टिकल है, इस तरह से तीक्ष्ण धार वाले होते हैं, इनके बीच में हल्का हल्का क्या गैप रहता है। तो जब हम लोग इससे किसी मेटल को घिस रहे होते हैं तो जो मेटल के बुरादे हैं, जो कड़ है, वह इनके बीच में भर जाते हैं। इनके बीच में भर गए मतलब लोड हो गए। तो जब इनके बीच में कड़ भर जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? लोडिंग बोलते हैं। ऐसे ही आप फाइल पढ़े रहे होंगे, फाइल के दांतों के बीच में जब कड़ भर जाता है तब उसको हम लोग पिनिंग बोल रहे थे, लेकिन जब ग्राइंडिंग व्हील के कड़ों के बीच में दांते भर जाते हैं तो उसको लोडिंग बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है इस गेज का उपयोग क्या। देखिए यह गेज दिखा रखा है, पूछ रहा उपयोग क्या। ध्यान से देखेंगे तुरंत पकड़ लेंगे भाई कैसा गेज दिख रहा है। यहाँ पे इसके अंदर जाएगा तो भाई ये प्लग गेज जैसा दिख रहा है, आप लोग देखे भी होंगे पहले। और प्लग गेज में कौन सा है? प्लग गेज हमारा बिल्कुल सिंपल होता है ना, उसका जो किनारा होता है इस तरह से बेलनाकार होता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इसमें थ्रेड काट दिया गया है। तो प्लग गेज तो है लेकिन थ्रेड काट दिया गया है, तो थ्रेड प्लग गेज। तो ऑप्शन देखिए जो बी वाला थ्रेड प्लग गेज सही हो जाएगा। इसका काम क्या? आंतरिक चूड़ी को चेक करना। सिर्फ प्लग गेज होता तो आंतरिक व्यास को चेक करता। अब प्लग गेज के हमने थ्रेड काट दिया तो यह थ्रेड प्लग गेज हो गया। जब थ्रेड प्लग गेज हो गया तो आंतरिक ही चेक करेगा, लेकिन आंतरिक थ्रेड को चेक करेगा, चूड़ी को चेक करेगा, इंटरनल थ्रेड को। ठीक है। तो ऐसे पहला देखिए थ्रेड रिंग गेज है, यह जो फिगर है आपका थ्रेड रिंग गेज का है।
नॉर्मल रिंग गेज होता तो अंदर थ्रेड नहीं कटा होता, नॉर्मल रिंग गेज वो बाहरी, रिंग का मतलब बाहरी, प्लग का मतलब आंतरिक। मैंने बताया था रिंग उंगली के ऊपर पहना जाता है तो बाहरी व्यास चेक करेगा, प्लग सॉकेट के अंदर चला जाता है तो आंतरिक माप चेक करेगा। तो यहाँ पे रिंग गेज रहता है तो हम सोचते भाई बाहरी व्यास चेक करेगा, लेकिन रिंग गेज के साथ हमने क्या लगा दिया, थ्रेड लगा दिया। थ्रेड लगा दिया मतलब चूड़ी, अब इसके अंदर चूड़ी कटी है तब ये बाहरी माप तो चेक करेगा, लेकिन चूड़ी कटा हुआ तो बाहरी चूड़ी को चेक करेगा। ठीक है, जो इसमें कम लंबाई वाला होता है वह गो कहलाता है, जो अधिक लंबाई वाला होता है वह नो गो कहलाता है। इसकी पहचान है नो गो थ्रेड रिंग गेज, गो थ्रेड रिंग गेज। ठीक है, और नो गो वाले की एक और पहचान है कि बीच में सर्कुलर ग्रूव्स कटा होता है। ठीक है, वैसे इसमें देखिए, इसमें जस्ट उसका उल्टा है, वो बाहरी माप चेक कर रहा था, बाहरी चौड़ी या आंतरिक चौड़ी, काम उल्टा है, उसी तरह इसका नाम भी उल्टा। इसमें जो लंबा वाला होता है ना वह गो होता है, गो वाला होता है, जो छोटा वाला कम लंबाई का होता है वह नो गो होता है। उल्टा हुआ ना, उसमें जो कम लंबाई का वह गो है, इसमें जो कम लंबाई का है वह नो गो है, उसमें जो अधिक लंबाई का था वह नो गो था, इसमें जो अधिक लंबाई का है वह गो है, तो जस्ट विपरीत है। ठीक है, चलिए स्क्रू पिच गेज को हम लोग थ्रेड पिच गेज के नाम से भी जानते हैं, और यह जो आपको दिख रहा है स्क्रू पिच गेज या थ्रेड पिच गेज है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कई सारे ब्लेड होते हैं और सभी ब्लेड में हमारे क्या होता है, थ्रेड काटा गया होता है। ठीक है, उस थ्रेड का क्या पिच है, उस पिच को भी इस पे लिखा रहता है। एक सेकंड, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा 0.35, 0.5, 0.75, मतलब सबका साइज लिखा कि कौन सा वाला पिच है। तो किसी भी जब हमें इसको स्क्रू पिच गेज या थ्रेड पिच गेज कहिए, किसी भी जो बोल्ट पर या स्क्रू पे जो थ्रेड कटा होता है ना, हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको उस पे रख करके मैच कराते हैं, जिससे इसका थ्रेड एग्जैक्ट मैच कर जाता है। जिसके साथ स्क्रू पिच गेज का थ्रेड एग्जैक्ट मैच कर जाएगा तो बोला जाता है कि, अब इस पे आप देख लो, मान लीजिए ये वाला मैच कर गया, इस पे लिखा 0.5, इसका मतलब इसका भी जो पिच होगा थ्रेड का वो 0.5 mm होगा। इस तरह से निकालते हैं। ये जो थ्रेड कैलिपर गेज है ना, इसको थ्रेड स्नैप गेज भी कहते हैं, थ्रेड कैलिपर गेज कहिए या थ्रेड स्नैप गेज कहिए, कई बात है। ठीक है, इसका काम क्या होता है भाई, ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। यहाँ पे देख रहे हैं आगे वाला गो है, पीछे वाला नो गो है, इस पे थ्रेड कटा हुआ। यह थ्रेड के आकार या प्रोफाइल को चेक करता है। इसको थ्रेड के आकार व प्रोफाइल चेक करना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगला है रिंग गेज का उद्देश्य क्या है। देखिए रिंग गेज क्या अभी मैंने आपको बताया, और हम लोग कई बार रिपीटेड हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूं पहले से क्वेश्चन देखते हुए आइए तो ज्यादा आपका टाइम खराब नहीं होगा। देखिए रिंग गेज क्या है, रिंग गेज हमारा बाहरी व्यास की जांच करता है। रिंग का मतलब बाहरी, प्लग का मतलब आंतरिक, सीधी सी बात है। तो बाहरी देखिए, बाहरी कौन कौन सा है, ये देखिए बाहरी बात कर रहा है, आउटसाइड का बात कर रहा है, या होल हो गया, होल मतलब आंतरिक बात हो जाएगी तो ये तो होगा नहीं। फिर देखिए ये टेपर्ड की बात कर रहा है, आउटसाइड बात कर, देखिए बाहरी व्यास, रिंग गेज सिर्फ लिखा है तो बाहरी व्यास को चेक करेगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और यह फिगर जो है हमारा रिंग गेज का है। ठीक है, यह फिगर हमारा रिंग गेज का है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे अगला क्या कह रहा है, चेक द होल डायमीटर, मतलब छेद के व्यास की जांच करना। कहीं पे हमारा क्या है, होल बना हुआ, इसका हमें व्यास चेक करना, मतलब आंतरिक माप चेक करना है। तब हमारा क्या होगा, आंतरिक माप के लिए प्लग गेज होता है। ये प्लग गेज देखिए आपके सामने, प्लग गेज कहिए या डबल इंडेड प्लग गेज कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, प्लग गेज या डबल इंडेड प्लग गेज। तो ये हमारा आंतरिक व्यास को चेक करेगा, आंतरिक माप को चेक करेगा। चेक द टेपर्ड शाफ्ट डायमीटर, शाफ्ट के व्यास, शाफ्ट का व्यास चेक करने का मतलब, शाफ्ट का मतलब क्या, बाहरी व्यास होगा। होल कहेगा तो आंतरिक, और शाफ्ट कह देगा तो बाहरी माप, इसका मतलब चेक करना। तो क्या चेक करना, टेपर्ड चेक करना है। तो नॉर्मल रिंग गेज था तो हमारा बाहरी व्यास चेक कर रहा था, अब टेपर है, टेपर्ड शाफ्ट की व्यास चेक करना है तो हमें क्या चाहिए, रिंग गेज ही होगा, क्योंकि बाहरी व्यास है, शाफ्ट मतलब बाहरी व्यास, लेकिन टेपर है तो रिंग गेज रहेगा, लेकिन कौन सा रिंग गेज, टेपर रिंग गेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, टेपर रिंग गेज हो जाएगा। तो ये जो फिगर है हमारा टेपर रिंग गेज का है और इसी का यूज किया जाएगा। ठीक है, टेपर रिंग गेज, ये देख रहे हैं टेपर में होल बना हुआ है तो ये बाहरी टेपर को चेक कर देगा, शाफ्ट के टेपर को चेक कर देगा। चेक द आउटसाइड थ्रेड, बाहरी थ्रेड की जांच करना। तो बाहरी थ्रेड की जांच करना मतलब थ्रेड रिंग गेज है। ये जो आपको दिख रहा है रिंग गेज ही है, लेकिन कौन सा है, थ्रेड रिंग गेज। बाहरी माप चेक करेगा, थ्रेड रिंग गेज होगा तो बाहरी चूड़ी को चेक कर देगा। और वही बोला था कि बाहरी थ्रेड की जांच करना है तो थ्रेड रिंग गेज। ठीक है, नॉर्मल देखिए, नॉर्मल इसके अंदर कोई थ्रेड नहीं करता, नॉर्मल रिंग गेज बाहरी व्यास चेक करेगा, इसके अंदर थ्रेड काट दिया तो बाहरी चूड़ी को चेक करेगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला कह रहेगा व्यक्तिगत त्रिज्या में आकार की सीमा क्या है। व्यक्तिगत त्रिज्या मतलब इंडिविजुअल से, मतलब इंडिविजुअल होता है ना कि मतलब अपना पर्सनल, अकेले, इंडिविजुअल का मतलब अकेले अकेले। ठीक है, होता है ना, आप ग्रुप में आए हो, इंडिविजुअल आए, इंडिविजुअल मतलब अकेले। और
देखिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में हल्का सा मैं बताऊंगा ना, उससे आपका क्या होगा कि सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। देखिए इसमें होता क्या है दरअसल, चलिए सिंपली देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है, रेडियस गेज होता है। क्या होता है भाई, रेडियस गेज होता है ना। हमारे पास होता है, अगर सिर्फ रेडियस गेज बोले, सिर्फ क्या बोले, रेडियस गेज बोले और ना कुछ नाम ले, बस रेडियस गेज बोल दे, रेडियस गेज या इंडिविजुअल रेडियस गेज। अगर रेडियस गेज बोलेगा तो हम नॉर्मल गेज की बात करेंगे। नॉर्मल गेज में क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल गेज होता है वो आंतरिक वो बाह्य त्रिज्या को चेक करने के लिए ना, आंतरिक व बाह्य दोनों त्रिज्या को चेक करते हैं। आंतरिक व बाह्य मतलब एक्सटर्नल इंटरनल रेडियस को आंतरिक व बाह्य त्रिज्या चेक करने, त्रिज्या चेक करने। और सेम यही काम आपका इंडिविजुअल वाले का भी है, इसका अलग नहीं है। देखिए रेडियस गेज बोले या इंडिविजुअल रेडियस गेज बोले, दोनों का काम सेम है, ठीक है। रेडियस गेज भी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या को चेक करता है, इंडिविजुअल रेडियस गेज भी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या को चेक करता है, दोनों का काम सेम है, ठीक है। फर्क क्या है, तो देखिए जो रेडियस गेज होता है ना हमारा इस तरह से ग्रुप में मिलता है। कैसे मिलता है, तो इस तरह से ग्रुप टाइप का बना होता है, मतलब कई सारी पत्तियां एक साथ होती हैं। एक साइड हमारा होगा क्या, इधर रिवेट के द्वारा जुड़ी होगी एक पत्ती होगी इस तरह से, ठीक है, दूसरी पत्ती ऐसे, मतलब कई सारी पत्तियां जुड़ी होंगी एक साइड। जिधर ऐसे बाहर को जुड़ा हुआ ऐसे निकला होगा ना, या आंतरिक रेडियस को, या किसको, आंतरिक रेडियस को चेक करता है। और इधर ऐसी बात करें, इधर जो होगा हमारा, तो इस पे कुछ इस टाइप से ब्लेड बना होगा, जो जुड़ा हुआ ब्लेड होगा अंदर को ग्रुप टाइप का, ठीक है। फिर इधर ऐसे होगा अंदर को ग्रुप टाइप का, फिर इधर भी होगा अंदर को ग्रुप टाइप का। तो यह क्या करता है, ये बाह्य रेडियस को चेक करता है। ऐसे यह सब क्या करेंगे, आंतरिक रेडियस को चेक करेंगे, ये सब बाह्य रेडियस को चेक करेंगे। तो इन पर जो साइज लिखा होता है कि मान लीजिए R1 है, R1 त्रिज्या है, R2 त्रिज्या है, R3 त्रिज्या है, मतलब इन त्रिज्या को, या 1 mm की त्रिज्या को चेक करेगा, या 2 mm की, या 3 mm की, यह हमारा क्या आंतरिक के लिए, बाह्य के लिए। तो यह जो हमारा आता है ना दरअसल, यह 3 सेट में आता है भाई। कितने सेट में आता है, यह आता है 3 सेट में, ये हमारा 3 सेट में आता है, ठीक है। कौन कौन सा बात करें, तो ये जो हमारा सेट होता है ना, जो हमारा पहला होता है सेट 1, यह जो हमारा होता है R1 से लेकर के R7 कह लीजिए, या कह लीजिए 1 से 7, दोनों एक ही बात है, 1 से लेकर के 7 mm तक रेडियस चेक करने के लिए सेट 1। जो सेट 2 आएगा हमारा, यह क्या होता है, तो यह 7.5 से लेकर के 15 mm, ठीक है। जो सेट 3 होता है, यह 15.5 से लेकर के 25 mm तक का रेडियस। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि R1 से लेकर के R7 तक, और R7.5 से लेकर के, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, R15 तक, और फिर ये आपका R15.5 R25। तो इस तरह से 3 सेट में पाया जाता है। जो पहला सेट होगा यह 1 mm से 7 mm तक के रेडियस को चेक करेगा, जो दूसरे सेट में होगा 7.5 से 15 तक का चेक करेगा, तीसरा सेट 15.5 से 25 mm तक चेक करेगा। यह होता है इसमें, ठीक है। और एक चीज और इसमें होता है कि किस स्टेप में, तो देखिए R1, देखिए ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये R1 R2 नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या होगा हमारा ना, दरअसल यह जैसे यह R1 हो गया, अगर यह R1 हो गया, यह R1.5 होगा। कितना होगा, R1.5। अगली ब्लेड जो होगी यह R2 होगी। कितना होगा, अगली ब्लेड R2 का होगा। इस तरह से बढ़ता है। तो इनके बीच में अगर गैप देखेंगे तो यह 1 से 1.5, कितना गैप मिला, 0.5 mm का। इसका रेडियस कितना बढ़ गया, 1.5 से 2 हुआ, कितना गैप हुआ, 0.5 का। मतलब सभी ब्लेड में 0.5 mm करके इस स्टेप में आगे बढ़ती जाती है। तो कई बार यही पूछता है कि किस स्टेप में हमारी जो रेडियस गेज होती है, तो देखिए 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। तो जो रेडियस गेज हमारी बनती है वो 0.5 mm के स्टेप में, 0.5 mm के स्टेप में, ठीक है। यह किसकी बात हो गई, यह हो गया रेडियस गेज की बात। अब बारी आएगी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल वाला यह है हमारा, यह देख रहे हैं अकेले है, इनकी तरह गुच्छे में नहीं है। यह कैसे है, यह अकेले होता है, इसलिए इंडिविजुअल रेडियस गेज बोलते हैं। इसका नाम तभी लेंगे जब इंडिविजुअल लगा, बस रेडियस गेज बोलेगा तो इसकी बात हो जाएगी सारी चीजें, ठीक है। जब इंडिविजुअल बोलेगा तब इसका बात किया जाएगा। तो इसमें देखिए यह वाला जो होता है बाहरी त्रिज्या को चेक करता है, यह आंतरिक को चेक करता है। यह वाला इसका बाहरी को या आंतरिक को चेक करेगा। जैसे यह R15 लिखा है तो 15 mm की रेडियस को चेक करेगा, 15 mm के आंतरिक और बाह्य रेडियस को चेक करेगा। यह इस तरह का सिंगल अकेले मिलता है।
किस रेंज में मिलता है? तो यह जो हमारा मिलता है भाई ना, यह मिलता है R1 से लेकर के R100, R1 से लेकर के R100 तक। मतलब आप कह सकते हो कि 1 से लेकर के 100 mm, 1 से लेकर के 100 mm तक के रेडियस को चेक कर सकता है। कितना भाई? 1 से लेकर के 100 mm तक के रेडियस को। यह 1 से 25 तक ही चेक कर पा रहा था, यह 1 से 100 तक चेक करेगा। ठीक है, ये जो आपका मिलता है ऐसे अकेले अकेले मिलता है। R1 का होगा, R2 का होगा, R3 लिखा हुआ होगा, R4 लिखा हुआ होगा, R5 लिखा हुआ होगा, ऐसे ही R6 करके R100 तक चला जाता है। कहां तक चला जाता है? R100 तक चला जाता है। जब किसमें क्या था? R1 R1.5, R2 R2.5, आधा आधा mm की स्टेप में बढ़ता है। यह किस स्टेप में बढ़ गया है? तो देखिए 1 2 3 सब में कितना गैप है? इसके बीच 1 mm का गैप, इसके बीच 1 mm का, इसके मतलब आप कह सकते हो कि यह 1 mm की स्टेप में होता है। कितने? 1 mm के स्टेप में होता है। और क्वेश्चन में पूछा भी था कि जो इंडिविजुअल रेडियस गेज में आकार की सीमा क्या है? स्टेप ऑफ 1 mm। किसमें है भाई? आकार की सीमा 1 से 100 mm तक के लिए आप किस स्टेप में है? 1 mm की स्टेप में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहता था आपको सीधे आंसर बता सकता था, लेकिन फिर आप कंफ्यूज रह जाता कि कब 1 mm करना है। कहीं आप 0.5 पढ़े होते, कहते यार ये तो 0.5 में पढ़ लिया, इसलिए मैंने बताया कि सिर्फ रेडियस गेज पढ़ेगा तो रेडियस गेज में देखिए 0.5 mm है के स्टेप में है, लेकिन इंडिविजुअल वाला होगा तो अकेले अकेले होता है और यह 1 mm की स्टेप में होता है। तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज, शाफ्ट के बाहरी व्यास पर स्वीकार्य साइज की जांच करने के लिए। लेकिन शाफ्ट के बाहरी व्यास को चेक करना है। बाहरी व्यास मतलब रिंग गेज, सीधी सी बात है। अब आएगी भाई रिंग गेज है, अब ये प्लग गेज तो आंतरिक के लिए होता है, तो ये दोनों पहले ही गलत हो जाएगा, ये तो होगा नहीं। अब 2 बचे रिंग गेज में। अब ये कौन सा वाला है? कह रहा है रिंग गेज गो और रिंग गेज नो गो। तो अब आपको देखिए पहचानना है। देखिए ये सिंगल है, इसके बीच में कोई ग्रुप्स भी नहीं कटा है। मैंने पहचाना अभी जस्ट पीछे बताया था कि जो हमारा नो गो वाला होता है उसमें क्या होता है? वह इस टाइप से होता है ना, ऐसे होल बना होगा और या इसकी ऐसे लंबाई हो जाएगी। ठीक है, और बीच में क्या होगा? सर्कुलर ग्रुप्स कटा होगा और दोनों साइड हमारे क्या कटे होंगे? दोनों साइड हमारी नर्लिंग की गई होगी। इधर भी हमारी नर्लिंग किया गया। मैंने बताया था जो लंबा वाला होता है या क्या होता है? ये नो गो होता है। किसमें? रिंग गेज में। और छोटा वाला गो होता है। जबकि प्लग गेज की बात करें तो इसमें जो लंबा वाला होता है वह गो होता है, छोटा वाला जो है नो गो होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर जो है हमारा, अब आप करेंगे क्या? शाफ्ट के बाहरी व्यास के हमें चेक करना है। तो बाहरी व्यास के लिए देखिए यह कौन सा वाला है? गो वाला है। तो रिंग गेज है, गो वाला, बिल्कुल सही। ऑप्शन सही हो जाएगा। नो गो कब होता? जब इसको पूछता, जिसके बीच में सर्कुलर ग्रुप कटा होता है। ठीक है, प्लग गेज तो देखिए यह है प्लग गेज नो गो, तो यह वाला सब प्लग गेज का नो गो है। प्लग गेज का गो, भाई दोनों में वो लिख दिया क्या? देखिए यहाँ पे क्या प्लग गेज गो है, प्लग गेज हिंदी तो गड़बड़ हो गई है ना, यहाँ पे गो होना चाहिए था। प्लग गेज गो, प्लग गेज गो, फिर प्लग गेज नो गो, प्लग गेज नो गो। तो इधर वाला प्लग गेज का गो, उधर वाला नो गो। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्या कह रहा है? अब घर्षक स्टिक के साथ बेलनाकार सतही के प्रोफाइल को सही करने की फिनिशिंग प्रक्रिया क्या? जिसमें अब घर्षक स्टिक होता है। क्या होता है भाई? अब घर्षक स्टिक होता है। तो यहाँ पे देखिए लैपिंग, लैपिंग आपका यह होता है। इसमें क्या होता है? हमारा लैपिंग प्लेट होती है, लैपिंग कंपाउंड होता है। लैपिंग कंपाउंड मतलब जिसमें अब्रेसिव पार्टिकल और लैपिंग व्हीकल को मिला करके पेस्ट बनाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का स्टिक वगैरह नहीं होता है। ठीक है, नॉर्मल पेस्ट को इस पे चिपका करके चार्ज करके प्लेट में घिसाई का काम करते हैं। ग्राइंडिंग में हमारे नॉर्मल ग्राइंडिंग मशीन है जिसपे हम लोग धातु को घिस करके काम करते हैं, अपना फिनिशिंग करते हैं। इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। फाइलिंग में फाइल का यूज किया जाता है। तो बचा क्या? होनिंग। तो यह जो आप देख रहे हैं ना, यह हमारा होनिंग है। इसमें देखिए जो लंबा लंबा आपको दिख रहा है ना, यह अब्रेसिव स्टिक लगा हुआ है, लगा हुआ नहीं लंबा लंबा। अब हमारा था यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द कैरिड विथ अब्रेसिव स्टिक। तो देखिए यहाँ पे हमारे क्या है? अब्रेसिव स्टिक है। तो यही हमारा क्या है? अब्रेसिव स्टिक। ठीक है, अब्रेसिव स्टिक हो गया, या इसको हम लोग होन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब्रेसिव स्टिक भी बोला जाता है और होन्स भी इसको बोलते हैं, जो लंबी सी स्टिक जैसे। ठीक है, यह जो हमारा क्या एक और नाम से इसको जानते हैं, होनिंग स्टोन। बोला ना मैंने, होन भी कहते हैं, होनिंग स्टोन, या तो होन्स के नाम से भी जानते हैं। होनिंग स्टोन, होन्स, इसी चीज को जो इसकी हम लोग बात कर रहे हैं ना, अब्रेसिव स्टिक कहिए, होनिंग स्टोन कहिए, होन्स कहिए, या बॉन्डेड अब्रेसिव स्टोन भी बोलता है। क्या बोलता है? बॉन्डेड
बॉन्डेड अब्रेसिव स्टोन। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा भाई, होनी में हमारा अब्रेसिव स्टिक होता है। ठीक है, वो लंबी लंबी जो हमारा अब्रेसिव पार्टिकल है उनसे हम लोग लंबी लंबी स्टिक के रूप में बना लेते हैं, इसीलिए अब्रेसिव स्टिक कहता है। नेक्स्ट पे आ जाइए, कह रहा आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग के लिए किस लैपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। आसान चार्जिंग और रैपिड कटिंग, आसानी से चार्ज हो जाए और तेजी से कटाई करे। देखिए कास्ट आयरन हम लोग देखिए पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। कास्ट आयरन क्या होता है भाई, तेज गति से काटने वाला ना, अरे सॉरी, सबसे अधिक यूज होने वाला, सबसे अधिक यूज होने वाला। देखिए लैपिंग प्लेट होती है हमारी, जो लैपिंग प्लेट होता है, लैपिंग कंपाउंड होता है। लैपिंग प्लेट जो होती है वह कास्ट आयरन की बनी होती है, कॉपर और ब्रास की बनी होती है, और हम लोग एक लेड वाला भी होता है, शीशा का, लेड का, शीशा वाला। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। तो जो हमारा कास्ट आयरन की लैपिंग प्लेट होती है सबसे अधिक यूज होने वाली लैपिंग प्लेट है। कॉपर एंड ब्रास वाला कहां यूज करते हैं, जहां पे लैपिंग अलाउंस अधिक हो। कहां पे, जहां लैपिंग अलाउंस अधिक हो। लैपिंग अलाउंस अधिक का मतलब है अधिक से अधिक मात्रा में, जो जितना अधिक धातु घिसेगा उसका बोला जाएगा लैपिंग अलाउंस उतना ही अधिक है। ठीक है, तो यह जो हमारा कॉपर एंड ब्रास का लैपिंग प्लेट होता है या कास्ट आयरन की अपेक्षा अधिक धातु को घिसता, अधिक मटेरियल काटता है। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जहां पे लैपिंग अलाउंस अधिक हो ऐसी बात हो तो वहां पे हम लोग कॉपर और ब्रास वाला यूज करते हैं। इसी का देखिए लैपिंग अलाउंस अधिक है मतलब अधिक तेजी से मटेरियल काटता है, तो यही हमारा है जिसकी चार्जिंग भी आसान होती है। आसान चार्जिंग होता है, आसानी से चार्ज हो जाती है, आसानी से चार्ज और तेजी से मटेरियल काटता है। रैपिड कटिंग, तेजी से मटेरियल काटता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम लोग आगे इसका लेड वाले का। किसका, लेड का। तो लेड वाले शीशे वाले में क्या होता है भाई ना, कि यह जो है सस्ता है। पहली बात तो यह कि यह हमारा क्या सस्ता है। ठीक है, क्या है, सस्ता है। यह क्विक चार्ज है, यह जल्दी चार्ज है। देखिए ध्यान दीजिएगा, दोनों में फर्क है। कॉपर एंड ब्रास आसानी से चार्ज होता है, आसानी से चार्ज होना और जल्दी चार्ज होना दोनों अलग अलग चीजें, ध्यान रखिएगा। यह सस्ता है और जल्दी चार्ज होता है, वह आसानी से चार्ज होता है, यह जल्दी चार्ज होता है। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा रह गया मेरा, आसानी से लिखना चाहिए था ना, आसानी से चार्ज, और ये जल्दी चार्ज हो जाता है। चलिए, आसानी से चार्ज और जल्दी चार्ज। और इसमें एक चीज और, छोटे सुराखों की लैपिंग है, छोटे सुराखों की लैपिंग। सस्ता है, जल्दी चार्ज हो जाता है, छोटे सुराखों की लैपिंग के लिए यूज करते हैं। और एक और इसमें मेन पॉइंट है कि जब यह घिस जाता है या खराब हो जाता है, घिस जाने या खराब हो जाने पर इसका एक्सपेंशन किया जा सकता है, विस्तार किया जा सकता है, इसका एक्सपेंशन किया जा सकता है। इन सब पॉइंट को नोट कर लीजिएगा ना, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट कर लेंगे। आपका सिर्फ ITI नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा भाई, यहाँ पे पूछा था आसान चार्जिंग रैपिंग कटिंग किसका है, कॉपर एंड ब्रास का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर ये पूछता जल्दी चार्ज, क्विक चार्जिंग, आसान चार्जिंग और क्विक चार्जिंग, आसान है, जल्दी चार्ज, लेड होता है, सस्ता होता है, छोटे सुराखों की लैपिंग के लिए, और घिस जाने पर शीशा यही ऐसा है कि जो घिस जाएगा तो उसको दोबारा हम लोग विस्तार करके उसको यूज कर सकते हैं, बाकी घिसने पर बेकार हो जाता है। नेक्स्ट पे अगला कह रहा है भाई, कौन सी लैप सामग्री सस्ती है और अगर खराब हो जाए तो इसका विस्तार किया जा सकता है, बताने की जरूरत है। लेड, अभी जस्ट पीछे बताया मैंने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है, किस प्रकार की अपघर्षक सामग्री बाह्य रूप से कठोर और भारी स्टॉक हटाने के लिए, अधिक मात्रा में मटेरियल को हटाने के लिए यूज किया जाता है। देखिए बाह्य रूप से कठोर होती है तो हमारे पास देखिए जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है ना, कौन भाई, सिलिकॉन कार्बाइड। अरे जो हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड होता है ना, या हार्ड अब्रेसिव होता है। कैसा अब्रेसिव है भैया, कठोर, हार्ड अब्रेसिव है, हार्ड अब्रेसिव। हार्ड अब्रेसिव का मतलब है इसके जो ग्रेन होंगे ना, इसके जो ग्रेन होंगे वह कठोर होंगे, वह तेज होंगे, तेज और कठोर होते हैं।
इसके हार्ड एब्रेसिव ना, जो ग्रेन होंगे तेज होंगे और भंगुर भी। देखिए कठोरता, सीधी सी बात है, कठोरता आएगा तो भंगुरता का भी गुण आएगा ना। कठोरता के साथ साथ क्या क्या आता है, भंगुरता भी आता है। तो हार्ड एब्रेसिव होगा तो तेज तो होगा लेकिन भंगुर भी, क्योंकि हार्ड है ना, कठोर है तो भंगुर भी होगा। देखिए मेन ये है कि तेज तो ग्रेन क्या होगा, तेज, क्योंकि कठोर तो है, तेज और भंगुर। चलिए, और इसका यूज किया जाएगा, मैंने बताया था, यस से स्टील, सी से कास्ट आयरन, मतलब हार्ड स्टील, हार्ड स्टील और कास्ट आयरन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और एक चीज, ये तेजी से मटेरियल को हटाता है। क्या करता है, तेजी से मटेरियल को हटाता है, मतलब अधिक है ना, यहाँ पे भारी स्टॉक हटाने, अधिक मटेरियल काटने के लिए, अधिक मात्रा में धातु घिसने के लिए इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड हम लोग यूज करते हैं उच्च कोटि की फिनिशिंग के लिए। जो अकेले पूछे तब उच्च कोटि की फिनिशिंग। और अगर इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो मैंने आपको बता रखा है कि ये दो टाइप होता है, फ्यूज्ड एल्यूमिनियम और अनफ्यूज्ड। फ्यूज्ड वाला जो होता है हमारा सॉफ्ट स्टील या माइल्ड स्टील और नॉन फेरस के लिए यूज किया जाता है, और जो अनफ्यूज्ड वाला होता है वो उच्च कोटि की फिनिशिंग के लिए यूज किया जाता है। अगर नॉर्मल पूछ दे तब उच्च कोटि की फिनिशिंग हम लोग सही करते हैं। ठीक है, बोरान कार्बाइड क्या है भाई, तो आप लोग जानते हैं बोरान कार्बाइड जो होता है हमारा, यह क्या होता है, तो जो हमारा बोरान कार्बाइड है ना, इसके कटाई गुण अच्छे होते हैं। कई एक आध दो जगह पर मैंने गलत बता दिया है तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। मैंने बोल दिया था कटाई गुण अच्छे नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं, इसके कटाई गुण अच्छे होते हैं, वहां मिस्टेक हो गया था मुझसे। इसके कटाई गुण अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं तथा महंगा है। अच्छे होते हैं लेकिन महंगा है। देखिए इसका कटाई गुण तो अच्छा होता है लेकिन क्या है, बोरान कार्बाइड, लेकिन महंगा है। महंगा होने की वजह से हम लोग इसका यूज कहां करते हैं, डाई व गेजों की लैपिंग के लिए, डाई व गेजों की लैपिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कठोरता में यहां डायमंड के बाद दूसरे नंबर पे है, कठोरता में डायमंड के बाद दूसरे नंबर पे ही आ रहा है, दूसरे स्थान पर। ठीक है, चलिए डायमंड भी आ गया, इसको भी देख लीजिए। डायमंड हमारा क्या होता है, ये सबसे कठोर होता है, सबसे कठोर होता है। छोटे सुराखों की लैपिंग करने के लिए यही यूज करते हैं, छोटे सुराखों की लैपिंग के लिए। इस मटेरियल की अगर बात करें हम लोग, तो ये यूज किया जाता है हमारा किसके लिए, टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक के लिए, टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा था, बाह्य रूप से कठोर और भारी स्टॉक हटाना है। कौन कठोर था, हार्ड एब्रेसिव था और अधिक मात्रा में धातु भी घिस रहा था, सिलिकॉन कार्बाइड। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा भाई, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला कह रहा है कौन सा अपघर्षक डाई और गेज की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया बोरान कार्बाइड, यह जो है महंगा होता है। ठीक है, इसका जो कटाई गुण अच्छे है लेकिन महंगा होता है, इस वजह से डाई व गेजों की लैपिंग के लिए बस यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डाई व गेजों की लैपिंग के लिए बोरान कार्बाइड। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगला कह रहा है टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए प्रयुक्त सभी अपघर्षक पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है भाई, कौन है सबसे कठोर। मैंने बताया ना, बोरान कार्बाइड दूसरे स्थान पे आता है, पहले नंबर पे डायमंड है। यही हमारा टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग करना हो, टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग करना हो या सिरेमिक की करना हो, इसी का यूज किया जाता है, डायमंड का। ठीक है, देखिए सब चीजें मैंने हम लोग डिटेल में पढ़ लिया, इसीलिए तुरंत क्वेश्चन सॉल्व बता रहा है, टाइम ही नहीं लग रहा है। अगला कह रहा है बहुत छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपघर्षक का नाम। छोटे छिद्रों को सही ढंग से फिनिश करने के लिए, भाई छोटे होल के लिए भी मैंने क्या बताया था, डायमंड ही बताया था कि छोटे सुराखों की लैपिंग करना हो, टंगस्टन सिरेमिक की लैपिंग करना हो, सबसे कठोर की बात आए, तीनों में क्या है, डायमंड ही है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लैपिंग व्हीकल का उद्देश्य क्या है। देखिए लैपिंग व्हीकल की बात कर रहा है ना, थोड़ा सा इसके बारे में समझिएगा। इसके बारे में हम लोग ना थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैं ऐसे ही ऐसे और बता दूंगा तो आज तो आप सही कर लोगे, लेकिन शायद फिर बाद में भूल भी जाओगे। ये मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, शायद क्लियर दिख रहा होगा अभी भी। ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लैपिंग व्हीकल की बात कर रहा है, लैपिंग व्हीकल है क्या दरअसल। ठीक है, देखिए जो हम लोग प्लेट जो हम लोग यूज करते हैं, हमारा क्या होता है,
प्लेट होती है, लैपिंग प्लेट ना, क्या होता है भाई हमारे पास लैपिंग प्लेट होता है, लैपिंग प्लेट होता है हमारे पास, जिसपे हम लोग क्या करते हैं अब्रेसिव पार्टिकल को पेस्ट के रूप में लगा करके इस पर चार्ज करते हैं। लैपिंग प्लेट पे अब्रेसिव पार्टिकल को पेस्ट के रूप में लगा के चार्ज किया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही हमारा लैपिंग कंपाउंड होता है, लैपिंग कंपाउंड। मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो हमारा लैपिंग प्लेट है, लैपिंग प्लेट तो घिसाई करेगी नहीं, इस पर लैपिंग कंपाउंड को पेस्ट के रूप में लगाते हैं तो यह प्लेट चार्ज हो जाती है, फिर ये घिसाई का काम करती है। तो ये जो लैपिंग कंपाउंड है हमारा किसको मिला करके बना होता है, इसी बारे में मेन हमें देखना है। तो जो हमारा लैपिंग कंपाउंड होता है ना, लैपिंग कंपाउंड, लैपिंग कंपाउंड जो होता है हमारा वो बना होता है दो चीजों से, लैपिंग व्हीकल और अब्रेसिव पार्टिकल। किससे बना होता है भाई, यह बना होता है अब्रेसिव पार्टिकल, अब्रेसिव पार्टिकल और लैपिंग व्हीकल को मिलाकर के, इन दोनों को मिलाकर के लैपिंग कंपाउंड बनता है ना। अब्रेसिव पार्टिकल मतलब छोटे छोटे टुकड़े हो गए हमारे, अब्रेसिव पार्टिकल तीक्ष्ण धार वाले टुकड़े हो गए, वो तो हमारा बुरादा की तरह हो गया, उसको प्लेट पे रखेंगे वो तो गिर जाएगा, तो उसमें हम लोग कुछ मिलाते हैं लैपिंग व्हीकल, उसको मिलाकर के उसको पेस्ट के रूप में बनाया जाता है। तो वो दूसरा चीज क्या होता है, लैपिंग व्हीकल। लैपिंग व्हीकल और अब्रेसिव पार्टिकल, इन्हीं दोनों को मिलाकर के लैपिंग कंपाउंड बनता है। अब्रेसिव पार्टिकल में हमारा क्या क्या आता है, तो इसमें हमारा आएगा, इसमें आपका आ जाएगा अब्रेसिव पार्टिकल किसका किसका बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो भी हम लोग पीछे पढ़े थे भाई, एल्युमिनियम ऑक्साइड का अब्रेसिव पार्टिकल था हमारे पास, और किसका था बोरान कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड और डायमंड। इन्हीं चारों का हमारा क्या बना हो सकता है, अब्रेसिव पार्टिकल हो सकता है। अब इनके एल्युमिनियम ऑक्साइड सिलिकॉन कार्बाइड के जो पार्टिकल होंगे वो ऐसे तीक्ष्ण धार वाले होंगे ना, इनको आप क्या करोगे नॉर्मल प्लेट पे रखोगे तो ये प्लेट पे टिकेगा, वो तो गिर जाएगा ना, तो बुरादे है ना, तीक्ष्ण धार वाले कण है वो तो गिर जाएगा। तो इसको हम लोग पेस्ट के रूप में बनाते हैं जिससे इस पे लगा के चार्ज किया जा सके। तो पेस्ट के रूप में बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट के रूप में बनाने के लिए हम लोग करते हैं भाई लैपिंग व्हीकल। क्या करते हैं, लैपिंग व्हीकल यूज करते हैं। लैपिंग व्हीकल के रूप में हमारा होता है ऑयल या ग्रीस। क्या होता है भाई, ऑयल या ग्रीस, ऑयल या ग्रीस यूज करते हैं, या सॉल्युबल ऑयल या बेंटोमाइट, सॉल्युबल ऑयल या बेंटोमाइट यूज किया जाता है, बेंटोमाइट याद रखिएगा, ठीक है, बेंटोमाइट। अब ऑयल या ग्रीस कहां यूज करते हैं, तो जो ऑयल या ग्रीस हम लोग यूज करते हैं ना, ऑयल या ग्रीस हमारा जो यूज किया जाता है, यह यूज किया जाता है जब हमारा फेरस मेटल हो। कहां पे, जब हमारा ऑयल या ग्रीस यूज किया जाता है फेरस मेटल के लिए, फेरस मेटल के लिए। यह जो है हमारा सॉल्युबल ऑयल या बेंटोमाइट, यह यूज किया जाता है नॉन फेरस के लिए, नॉन फेरस मेटल के लिए, ठीक है, नॉन फेरस मेटल के लिए। फेरस मेटल के लिए ऑयल या ग्रीस, नॉन फेरस मेटल के लिए, या कभी कभी पूछ लेता है कॉपर और उसके एलॉय के लिए भी यही यूज करते हैं। कॉपर भाई नॉन फेरस मेटल है, तो कॉपर एंड इसके अलावा, कई बार पूछता है कि कॉपर और इसके अलावा के लिए कौन सा हम लैपिंग व्हीकल यूज करेंगे, सॉल्युबल ऑयल या बेंटोमाइट। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो हमारा लैपिंग कंपाउंड होता है वो अब्रेसिव पार्टिकल लैपिंग व्हीकल को मिला के बनता है। अब्रेसिव पार्टिकल मतलब इनके तीक्ष्ण कण हो सकते हैं, हमारे तीक्ष्ण धार वाले ग्रेन हो सकते हैं, कण हो सकते हैं, तो वह रखेंगे प्लेट पे तो वह गिर जाएगा। तो उसको क्या करते हैं, उसमें ऑयल या ग्रीस मिला करके, सॉल्युबल ऑयल या बेंटोमाइट मिला करके उसका पेस्ट तैयार किया जाता है। उसी पेस्ट को हम लोग जो मिला करके पेस्ट तैयार हो जाता है, उसी को बोलते हैं भाई क्या, लैपिंग कंपाउंड। क्या बोलते हैं, लैपिंग कंपाउंड। और यही लैपिंग कंपाउंड हमारी प्लेट पे लगा दी जाती है तो प्लेट चार्ज हो जाता है, फिर उससे हम लोग घिसाई का काम करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं, यहाँ पे पूछा था ना लैपिंग व्हीकल का उद्देश्य, तो लैपिंग व्हीकल ने क्या किया, लैपिंग व्हीकल ही था, ये लैपिंग व्हीकल ही था हमारा, जिसने क्या किया कि इनको मतलब आपस में मिलने में मदद किया, एक तरह से कह सकते हैं ना। तो यही है हमारा जो कणों को इकट्ठा होने से रोकता है। अगर मान लीजिए हमारा क्या लैपिंग व्हीकल नहीं होता, अब कण डालते तो कहीं एक जगह इकट्ठा हो जाता, प्लेट पे जिधर भी डालते हो तो एक साइड इकट्ठा हो जाते, तो उन्हें एक जगह इकट्ठा होने से, एकत्रित होने से रोकता है। अब्रेसिव
पार्टिकल को एक जगह एकत्रित होने से रोकना, एकत्रित होने से रोकना, यह काम होता है इसका। और कटाई क्रिया को भी नियंत्रित करता है। और क्या होता है? कटाई क्रिया को नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। ठीक है, लैपिंग व्हीकल क्या करेगा? जब हम लोग इसमें अब्रेसिव पार्टिकल को मिला देते हैं तो सबको कड़ू को आपस में चिपका करके दूर दूर फैला देता है ना, अब वो इकट्ठा नहीं हो सकता। लैपिंग व्हीकल ग्रीस में डाल देंगे कड़ तो दूर दूर हो जाएंगे ना, ग्रीस नहीं मिलाते तो कड़ एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो एक जगह इकट्ठा होने से भी रोकता है और कटाई क्रिया को भी रेगुलेट करता है। प्लस एक काम और है, चूंकि हमारा लैपिंग व्हीकल क्या ऑयल है या ग्रीस है, तो हमारा लुब्रिकेशन का भी काम कर देता है। किसका? लुब्रिकेशन का भी काम कर देता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए यहाँ पे काटने की क्रिया को विनियमित करे, रेगुलेट करे, नियंत्रित करे और सतह को भी चिकनाई करे, लुब्रिकेट का भी काम करे। तो क्या होगा? लैपिंग व्हीकल होगा, लुब्रिकेट का भी काम करता है क्योंकि ये ऑयल या ग्रीस होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, समझ में आया होगा ऐसा क्यों हो रहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये चीज अगर आप समझ गए होंगे ना तो फिर बहुत मजेदार है, फिर कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही था, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है, चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, पढ़ने में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी आपका काम यहीं पे नहीं खत्म होता है। मैं बार बार आपसे बोलता हूं कि जैसे ही आपकी क्लासेस खत्म हो उसके बाद आप कहां जाइए? globaliti.org वेबसाइट पे जाइए, वहां जाकर के अपना टेस्ट दीजिए और टेस्ट देने के बाद फिर आके आपको कमेंट करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए थे। ठीक है, चलिए फिर अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।